हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम आईएफआरएस एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके अकाउंटिंग थियरी एंड प्रैक्टिस का टॉपिक है। सो लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम आइए जानते हैं कि क्या क्या होता है आईएफआरएस और कौन कौन से हैं और इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे है इंडिया में, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखते हैं कि आईएफआरएस और इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो आईएफआरएस और सबसे पहला टॉपिक तो यही है लिसनर्स कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो इसमें देखिए, आज की इस वीडियो में हम काफी चीजें आईएफआरएस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो आईएफआरएस पहले समझ लेते हैं। तो आईएफआरएस को फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। देखिए, पहले तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है ना। आईएफआरएस तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो बेसिकली किसके द्वारा इशू किया गया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा इशू किया गया, यानी आईएएसबी के द्वारा इशू किया गया है। अब ये क्यों इशू किया गया है, इसका एम क्या है? तो इसका एम यही है कि ये क्या करता है, कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए कंट्री के क्रॉस में, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, कंपैरेबिलिटी बताता है, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कितना रिलायबल है उस चीज के बारे में बात करता है। तो ये तो रही बेसिकली इसके इंट्रो की बात कि आईएफआरएस ये होता है। अब बात कर लेते हैं लिसनर्स, कुछ इसके फीचर्स भी होते हैं आईएफआरएस के। तो कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के? तो पहला आता है ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी। ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी क्या बात करती है कि जो आईएफआरएस है वो कितने जगह पर इसको एप्लीकेबल किया गया है, कहाँ कहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया है। तो 140 कंट्री में कह सकते हैं कि इसको बेसिकली एक्सेप्टेड है ये। दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड, यानी कि बेसिकली जो उसी ट्रांजेक्शन्स पर फोकस करता है, मतलब कि फोकस ऑन दी सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन रेदर देन रिजिड रूल्स। यानी कि प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड, कुछ इसने प्रिंसिपल बनाए हैं, उस पर इसका जो भी उसके अकॉर्डिंग काम होता है। और इसके जो कह सकते हैं आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो ज्यादातर सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे फोकस करता है, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस पे फोकस नहीं करता है, यानी कि बहुत रिजिड बना दिया और वो उस पर फोकस नहीं करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैरेबिलिटी, यानी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली कंपेयर कर पाता है जुरिडिक्शंस के क्रॉस में ना, कंपेरेबिलिटी हो पाती है। नेक्स्ट आता है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, यानी आईएफआरएस की वजह से ये ज्यादा जोर देता है कि एसेट एंड लायबिलिटीज को हम फेयर वैल्यू पे, मतलब इनका एकदम करेक्ट वैल्यू निकले, फेयर वैल्यू पे मेजर कर सके। तो ये इसके कुछ की फीचर्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। लिसनर्स, आशा करती हूँ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईएफआरएस इन इंडिया के बारे में। यानी कि आईएफआरएस की जो एप्लीकेबिलिटी रही इंडिया में वो क्या था। तो आईएफआरएस हैज नॉट फुली अडॉप्टेड, इंडिया हैज नॉट फुली अडॉप्टेड आईएफआरएस बट हैज इंस्टेड कवर्ड विद आईएफआरएस टू क्रिएट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए, उसमें बोला गया है कि इंडिया ने अभी तक पूरे तरीके से आईएफआरएस को अडॉप्ट नहीं किया है ना, लेकिन इसके साथ कवरेज कर दिया, मतलब कुछ चीजें जो है हमारे इसमें ले ली गई हैं। तो इससे हमारे यहाँ पर क्या चलता है, आईएफआरएस की जगह पर इन्होंने क्या क्रिएट किया है, क्या चीज ली है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी इंड एएस हम फॉलो करते हैं। यानी कि ये जो स्टैंडर्ड है क्लोजली है, मतलब क्लोजली रिलेटेड है, कह सकते हैं अलाइंड है क्लोजली आईएफआरएस से, while accommodating specific Indian economic and legal requirements। जब भी हम जो भी इंडिया की इकोनॉमिक और लीगल रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं तो उसमें हम यूज कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी लिसनर्स। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस के बारे में कि इंड एएस क्या होता है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स है। तो इंड एएस कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है उसके बारे में बात करेंगे लिसनर्स। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस, तो जो एडॉप्शन रहा हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो बहुत ही मैंडेटरी हो गया था कुछ इंडिया में एंटिटीज की वजह से, यानी कुछ एंटिटीज की वजह से इंडिया में ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लिसनर्स की किस बारे में बात हो रही है। सो लिसनर्स, इसमें देखिए सबसे पहला बोला गया है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबिलिटी है इसका, मैंडेटरी है। तो लिस्टेड कंपनीज अगर होंगी तो मैंडेटरी होगी, यानी कि जितने भी लिस्टेड कंपनी है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया इंडिया में, तो उन सब पे ये एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अनलिस्टेड कंपनीज पर भी एप्लीकेबल होगा जिसका नेट वर्थ कितना होना चाहिए, 250 करोड़ और या उससे ज्यादा हुआ, तो वो अनलिस्टेड कंपनीज होंगी तो उनके पर भी एप्लीकेबल होगा। फिर आता है कि सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स पर भी एप्लीकेबल होगा अगर इफ द पेरेंट कंपनी अप्लाइज इंड एएस, यानी कि पेरेंट कंपनी अप्लाई करती है इंड एएस के लिए। तो नेक्स्ट, बैंक्स पर, एनबीएफसी पर और इंश्योरेंस कंपनीज पर, यानी कि इन सब पर भी एप्लीकेबल होगा। यानी मैंडेटरी अडॉप्शन एज पर रेगुलेटरी टाइमलाइंस, यानी मैंडेटरी अडॉप्शन हम अडॉप्ट करना ही पड़ेगा रेगुलेटरी टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली कहा गया है कि मतलब
आप इन सारी जगहों पर जो है, इन सारी चीज़ों पर एप्लीकेबल होगा ही होगा इंड एस। तो आई होप आप लिसनर्स आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।